एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डसॉल्ट एविएशन की सेकंड प्रोडक्शन लाइन के बारे में। जब से भारतीय वायुसेना के द्वारा 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स को खरीदा गया है, उसके बाद से एडिशनल राफेल की जो मांग है वो लगातार बढ़ती रही है और डसॉल्ट एविएशन भी भारत में अपनी जो उपस्थिति है उसको परमानेंट करने और अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डसॉल्ट एविएशन के नजर में भारत एक बढ़ती हुई मार्केट है और ऐसे में कुछ सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जहां पर अब डसॉल्ट एविएशन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाली है, जिसमें ना सिर्फ हमें प्रोडक्शन लाइन देखने को मिलेगी बल्कि और सारी बहुत चीजें हैं जो देखने को मिलने वाली है, जिन्हें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा जब 2016 में राफेल फाइटर्स की डील को साइन किया गया था और जब ये राफेल भारत को मिलने ही वाले थे, उसके पहले हमारे उस समय की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सर ने एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स की वकालत करी थी। उनका यह कहना था कि एक बड़ी नंबर्स में इन फाइटर्स को ऑर्डर करने से अच्छा है, क्योंकि वो काफी कॉस्टली होने वाले थे। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा प्रोक्योरमेंट राफेल का जरा भी सस्ता नहीं होने वाला था। तकरीबन $20 बिलियन की ये खरीद होने वाली थी। उससे अच्छा था कि आप एडिशनल राफेल्स को ऑर्डर करते और इनका जो नंबर है वो 60 तक पहुंचाते और ये भारतीय वायुसेना के लिए हितकर होता, क्योंकि उस समय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब बात आती है भारतीय नौसेना के प्रोक्योरमेंट के बारे में। भारतीय नौसेना भी आईएनएस विक्रांत के लिए 26 की संख्या में राफेल एम फाइटर्स को सेलेक्ट करती है और ये माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना के राफेल फाइटर्स की जो डील है ये जनवरी 2024 में साइन कर ली जाएगी। उसके बाद जो टोटल नंबर होगा भारत में राफेल फाइटर्स का वो पहुंचने वाला है 62, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना 36 की संख्या में ऑपरेट करती है और 26 की संख्या में जब भारतीय नौसेना के द्वारा ये लिए जाएंगे तो टोटल नंबर हो जाएगा 62 का और ये डसॉल्ट की भारत में प्रेजेंस को और ज्यादा मजबूत करेंगे। एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत एक बात तो हम सबको पता है कि जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो होने वाला है कि जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट किया जाएगा उसे भारत में इन फाइटर्स की जो प्रोडक्शन लाइन है उसे ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती कुछ एयरक्राफ्ट भले ही फ्लाईवे कंडीशन में भारत ले लेकिन आगे के जो एयरक्राफ्ट होंगे उन्हें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में बनाया जाएगा। और डसॉल्ट एविएशन इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आती है, क्योंकि इस समय रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन न सिर्फ भारत में अपनी फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने वाली है बल्कि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम राफेल फाइटर्स का भारत में आने वाला है। रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन का प्लान भारत में सिर्फ राफेल की असेंबली लाइन को ओपन करना नहीं है बल्कि भारत को एक ग्लोबल हब बनाना है राफेल फाइटर के लिए, जहां पर डसॉल्ट एविएशन भारत के कंपनियों के साथ मिलकर के न सिर्फ राफेल फाइटर्स को बनाएगी, असेंबल करेगी, बल्कि उनको फ्यूचर में जो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेंगे उसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरे करने की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर ही होगी। यानी भारत से ही राफेल फाइटर्स को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और इसके लिए जो सेकंड प्रोडक्शन लाइन है राफेल की भारत में वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा राफेल के लिए जो इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करी जाएगी। यानी पूरा का पूरा जो एक सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने का प्रयास डसॉल्ट एविएशन के द्वारा किया जाएगा। एक तरफ जहां डसॉल्ट एविएशन इन सारे प्रोग्राम्स को काफी गंभीरता के साथ ले रही है, जहां पर राफेल फाइटर के प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो वहीं इनके ओवरहॉल और अपग्रेड को भी डोमेस्टिकली आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है कि डसॉल्ट एविएशन अपने कंधों पर उठाएगी। और ये जो कंपनी है उसका दावा है कि भारत में राफेल फाइटर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकेगा और इसमें उनका पूर्ण सहयोग देने वाली है फ्रांस के इंजन मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन, क्योंकि सैफ्रॉन के द्वारा जो M88 इंजन है जिनका इस्तेमाल राफेल फाइटर्स में किया जाता है उसकी भी एक जो ओवरऑल फैसिलिटी है वो भारत में हमें देखने को मिलेगी, या यूं कह लें जो एडवांस MRO फैसिलिटी है M88 इंजन की ये भी भारत में हमें स्टैब्लिश होती दिखाई पड़ेगी। और माना जा रहा है कि ये जो फैसिलिटी है 2024 से ऑपरेशनल हो जाएगी, जहां पर रूटीन मेंटेनेंस से लेकर के जो मेजर ओवरहॉल है M88 इंजन के ये पूरे किए जाएंगे और ये भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। डसॉल्ट एविएशन का ये जो पूरा का पूरा प्लान है ये अभी फिलहाल तो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेगा और अगर वो चीज़ें होती हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा अभी जो रोड मैप बताया गया है ये हमें वास्तविकता का रूप लेता दिखाई पड़ेगा। दरअसल इसके लिए पहले तो एमआरएफए की जो बिड है उसका क्लियर होना ज़रूरी है। एमआरएफए में डसॉल्ट एविएशन का जीतना जरूरी है, क्योंकि एमआरएफए के नंबर्स ये डिसाइड करेंगे कि डसॉल्ट एविएशन की प्रेजेंस भारत में होगी या नहीं।
क्योंकि पूर्व की रिपोर्ट की बात माने तो डसॉल्ट एविएशन का ये कहना है कि अगर नंबर 80 प्लस हुए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत में पूरा का पूरा इकोसिस्टम शिफ्ट करने की, लेकिन अगर ये नंबर 60 से कम हुए तो उन्हें इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जो MRFA प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद करी जानी है और इसमें जो डसॉल्ट एविएशन है वो प्रबल दावेदार के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि वर्ष 2019 से लेकर के आज तक MRFA प्रोग्राम में कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली, कोई ऐसी मेजर प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली जिसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि वो गेम चेंजर है। लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने इस पर कमेंट किया है और ये हिदायत दी है कि अगर आप MRFA प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते और आपको लगता है आने वाले कुछ वर्षों तक ये समस्याएं नेगोशिएशन की इसको लेकर के बनी रहेंगी, तो सीधी बात यह है कि आप इसे सीधे तौर पर करिए स्क्रैप और उसके बाद आप अपना ध्यान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे टिकाइए जो कि इस समय उपलब्ध है। यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने MRFA पे टिप्पणी करते हुए यही कहा था कि अगर ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तो अब आप इसको छोड़िए और जो MRFA के अंतर्गत या यूँ कह लें MMRCA 2 के अंतर्गत जो FGFA है इसको कंसीडर करिए। और जब से ये कमेंट सामने आया है, रिपोर्ट्स के माध्यम से अवगत करवाया जा रहा है सोर्सेस के द्वारा कि जो प्रोग्राम है, जो डेवलपमेंट है, कुछ कब बड़े देखने को मिले हैं। जैसे कि जो इस समय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उससे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का इंतजार है। जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाएगी उसके बाद तुरंत रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा और उसके बाद जो टेक्निकल राउंड्स हैं इवैल्यूएशन के वो शुरू होंगे। हालांकि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद उन एयरक्राफ्ट्स को टेक्निकल राउंड से गुजरना नहीं पड़ेगा जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। हाँ, इन केस अगर उनमें कोई मेजर मॉडिफिकेशन किया गया है, बड़े अपग्रेड किए गए हैं, जरूर उनको गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट ये देखने को मिला है कि MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत जो सिंगल इंजन फाइटर्स हैं उन्हें बाहर कर दिया गया है। यानी सीधी बात है कि F-21 और ग्रिपेन जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये बाहर कर दिए गए हैं क्योंकि भारतीय वायुसेना का ये कहना है कि ऑलरेडी सिंगल इंजन के फाइटर के तौर पर उनके पास तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 आने वाले हैं, इसलिए उन्हें सिंगल इंजन फाइटर्स की जरूरत नहीं है। यानी रशियन फाइटर्स पहले एलिमिनेट हो चुके थे और अब तेजस मार्क 2 ने बिना सर्विस में आए ही F-21 या F-16 वाइपर की अगर हम बात कर लें और ग्रिपेन की बात कर लें तो इन्हें सर्विस से बाहर कर दिया है। तो MRFA प्रोग्राम में डसॉल्ट एविएशन का जो राफेल फाइटर है, इसके अलावा बोइंग का F-15EX है और यूरोफाइटर कंसोर्टियम का जो यूरोफाइटर टाइफून है, ये इस समय मेन दावेदार हैं और इसमें राफेल के चांसेस सबसे ज़्यादा नजर आते हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने ऑलरेडी काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और भारतीय वायुसेना और नौसेना जो कॉमनैलिटी शेयर करना चाहते हैं एयरक्राफ्ट की फ्लीट में, उसके लिए ज़रूरी ये है कि भारत किसी नए टाइप के फाइटर पे ना जाए। यानी कि आने वाले भविष्य में जितनी भी चीज़ें अभी इस वीडियो में बताई गई, राफेल के प्रोडक्शन लाइन से लेकर के पूरा का पूरा एक उनका इकोसिस्टम, ये हमें भारत में निसंदेह देखने को मिल सकता है और हम आशा करते हैं कि 2024 हमारे लिए MRFA से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट लेकर के जरूर आए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।